नमस्कार। इस कक्षा में हम विद्यानिवास मिश्र के निबंध मेरे राम का मुकुट भीग रहा है के प्रश्न देखते हैं। किस प्रकार के आपके प्रश्न आएंगे? देखो, मैंने एक प्रश्न बनाया है। ललित निबंध को परिभाषित करते हुए मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। ठीक है, एक बार और देख लीजिए। इसमें ब्लूम आ रहा है, वीडियो में थोड़ा सा ब्लूम आ रहा है, दोबारा से देख लीजिए। ललित निबंध को परिभाषित करते हुए मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। अब देखो, इसमें रचनाकार का परिचय नहीं पूछा गया है, सीधा इसने ललित निबंध का ललित निबंध की परिभाषा पूछी कि ललित निबंध क्या होता है। तो हम सबसे पहले ललित निबंध की परिभाषा देखेंगे। वैसे मैंने कक्षा में बता दिया था, लेकिन अगर परीक्षा में आपके ऐसे प्रश्न आते हैं तो उसको आपको उत्तर कैसा लिखना है वो देखो। उत्तर लिख के अपने को सबसे ऊपर पॉइंट लगाना है ललित निबंध। ठीक है, जैसे क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताया, उस क्वेश्चन को अगर आपके एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आता है, ऐसा ही आता है या इससे संबंधित कैसा भी क्वेश्चन आता है ललित निबंध से संबंधित, तो अपने को ये लिख देना है और इसमें ऊपर ही ऊपर आपको पॉइंट लगाना है ललित निबंध। पॉइंट लगाना है ललित निबंध। ठीक है, फिर एरो लगा के लिखना है अपने को विद्यानिवास का विवेच्य निबंध। विवेच्य नहीं, जिस निबंध की विवेचना अपन ने की है, विद्यानिवास का निबंध मेरे राम का मुकुट भीग रहा है एक ललित निबंध है। अब इन्हीं का तो है, तो इन्हीं के बारे में अपने को लिखना है, इसलिए पहले ललित निबंध को जानना आवश्यक है। देखो, अपने को चाहे आप ये हटा देना, सीधा अपने को ये ऐसे लिखना है यहाँ से कि आंसर में ललित निबंध लिखना है और फिर यहाँ से सीधा लिखना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर अंडरलाइन कर रखा है। ललित निबंध निबंध का वह प्रकार है जिसमें निबंधकार के व्यक्तित्व की अभिव्यंजना होती है। व्यक्तित्व की अभिव्यंजना के कारण ही ऐसे निबंधों को पहले व्यक्ति व्यंजक निबंध कहा जाता था। अब देखो, ललित निबंध यानी जो उसके व्यक्तित्व की परिभाषा दे अपने को। इस निबंध को पढ़ने पर निबंधकार जो निबंध लेखक है, उस निबंध लेखक के व्यक्तित्व की अपने को जानकारी हो जाती है कि उसका व्यक्तित्व कैसा है, तो उस निबंध को अपन ललित निबंध कह सकते हैं। ठीक है, व्यक्तित्व की अभिव्यंजना के कारण ही ऐसे निबंधों को, कैसे निबंधों को, ललित निबंधों को व्यक्ति व्यंजक निबंध कहा जाता रहा है। तो ललित निबंध का दूसरा नाम व्यक्ति व्यंजक निबंध भी है। ठीक है, अब कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन मैंने आपको वो लिखवा दिया है और उत्तर लेके आपको यहाँ से लिखना शुरू करना है ललित निबंध से। ललित निबंध निबंध का वह प्रकार है जिसमें निबंधकार के व्यक्तित्व की अभिव्यंजना होती है। व्यक्तित्व की अभिव्यंजना के कारण ही ऐसे निबंधों को पहले व्यक्ति व्यंजक निबंध कहा जाता रहा है। स्वयं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जिनके निबंधों को ललित निबंध कहा जाता है और जिनके निबंधों की विशेषताएं ही ललित निबंधों की मानक और पहचान बनी, उनके निबंधों को व्यक्ति व्यंजक निबंध कहना अधिक पसंद करते थे। कौन अधिक पसंद करते थे अपने ललित निबंधों को व्यक्ति व्यंजक निबंध? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। जैसा कि अपन ने इस निबंध का पहला वीडियो बनाया था, उसमें मैंने आपको बताया था आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो परंपरा में कवि थे वो कौन थे? विद्यानिवास मिश्र सबसे प्रमुख थे। तो विद्यानिवास मिश्र ने हजारी प्रसाद द्विवेदी की परंपरा का अनुसरण किया था। ठीक है, तो यहाँ अपने को क्या द्रष्टव्य हो रहा है? ललित निबंधों के प्रवर्तक अपने को हजारी प्रसाद द्विवेदी प्रतीत हो रहे हैं इनको पढ़ने पर। तो जैसे कि ललित निबंध की परिभाषा आएगी, ठीक है ना, तो परिभाषा आएगी तो जैसे अपन ने हर सभी की परिभाषाएं देखी थी तो उसका प्रवर्तक भी देखा था। जैसे रस सिद्धांत का भरत मुनि था, गुण का वामन था, तो इसी प्रकार इसको भी ललित निबंध को भी ये इसमें आ जाएगा अपने यहाँ पे। ठीक है, तो स्वयं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जिनके निबंधों को ललित निबंध कहा जाता है और जिनके निबंधों की विशेषताएं ही ललित निबंधों की मानक और पहचान बनी, अपने निबंधों को व्यक्ति व्यंजक निबंध कहना अधिक पसंद करते थे। अपने निबंधों के विषय में विद्यानिवास मिश्र की भी यही राय रही है।
क्या राय रही है कि विद्यानिवास मिश्र भी अपने ललित निबंधों को व्यक्ति व्यंजक निबंध कहना ही पसंद करते हैं। फिलहाल ऐसे निबंधों के लिए ललित निबंध नाम रूढ़ हो गया है। ललित निबंधों में निबंधकार के व्यक्तित्व की व्यंजना कभी उनके मन के उन्मुक्त प्रकाशन से होती है, तो कभी उनकी कल्पनाशीलता से और कभी उनकी भावनाशीलता से तथा उनके पांडित्य प्रदर्शन से। ये देखो, अपने को ललित निबंध की सबसे प्रमुख विशेषता है भावनाशीलता और कल्पनाशीलता। जैसा कि अपन निबंधों में कल्पना का समावेश नहीं कर सकते, भावों का समावेश नहीं कर सकते, लेकिन जिस निबंध में कल्पना और भावों का समावेश हो जाता है वह ललित निबंध की श्रेणी में आ जाता है। वैसे निबंधों में पांडित्य तो बढ़ चढ़कर प्रदर्शन होता है ना, नियमों का वहाँ बढ़ चढ़कर जो है प्रदर्शन होता है, लेकिन भावनाएं जहाँ आ जाती है वो ललित निबंध की श्रेणी में आता है। ललित निबंधकार पहले पाठक से आत्मीयता स्थापित करता है, फिर ग्रहित विषय के परिप्रेक्ष्य में प्रासंगिक संदर्भों, घटनाओं, दृष्टांत कथाओं, इतिहास, पुराण, साहित्य, दर्शन आदि का निरूपण कर इस प्रकार करता है कि पाठक को पता ही नहीं चलता कि उसके सामने ज्ञान विज्ञान की इतनी गंभीर और महत्वपूर्ण सामग्री परोसी जा रही है। अब देखो, अपन ने मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध पढ़ा, बहुत बड़ी बात कही कि पिछली पीढ़ी की जो वेदना को है ना नई पीढ़ी कभी नहीं समझ सकती। तो इतने बड़े जो विषय को उन्होंने किस प्रकार राम कौशल्या का संदर्भ उठाया, इतिहास से जो है जो प्रसंग उठाया, किस प्रकार है ना अपने सामने गंभीर सामग्री प्रस्तुत की, वो अपने को पता ही नहीं चलती, क्योंकि भावों का सामंजस्य, कल्पना का सामंजस्य इसमें बहुत ही मधुर किया गया है। कभी कभी तो ललित निबंध को पढ़ते समय ऐसा लगता है कि निबंध है ही नहीं, कहानी सी लगती है, आत्मकथा सी लगती है, लेकिन नहीं, ये ललित निबंध है। और निबंध की यही तो विशेषता होती है, इसमें विचारों का सामंजस्य है। किसमें? जैसे मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध है ना, उसमें विचार कल्पना का सामंजस्य है, विचार कल्पना और भावों का सामंजस्य है। इसलिए देखो, जहाँ विचार प्रधान होते हैं वही निबंध होता है। तो विचार सबसे जो है ज़्यादा है उसमें, और गुण है भावना और कल्पना। ठीक है, तो जहाँ विचारों का प्राधान्य होता है वह निबंध होता है। वह तो निबंधकार की ललिता में डूबा रहता है, मधु वेष्टित कुनैन की टिकिए की तरह वह लेखक की बौद्धिक सामग्री को ग्रहण कर लेता है। यह ललित निबंध की परिभाषा है, और ललित निबंध का परिभाषा अपने को एग्जाम में इस प्रकार से लिखनी है। अब लिखना है अपने को जो मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध का उद्देश्य। आगे पॉइंट लगाना है अपने को, लेखक का उद्देश्य। या तो आपको लेखक का उद्देश्य लिख देना है, या फिर मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध का उद्देश्य लिख देना है, जो भी आपको सहज लगे। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध में डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र का उद्देश्य वर्तमान पीढ़ी को समझाना रहा है, और उनको लेकर पिछली पीढ़ी कितना संवेदनशील है और हर स्थिति में उनके मंगल की कामना करती है। दुर्भाग्यवश वर्तमान पीढ़ी उनकी भावनाओं को नहीं समझ पा रही है। इस सत्य को समझने के लिए निबंधकार ने एक लोकगीत का सहारा लिया है, जिसमें माता कौशल्या इस स्थिति की कल्पना मात्र से द्रवित हो उठती है कि न जाने मेरे बच्चे इस बरसात में किस पेड़ के नीचे भीग रहे हैं। यह संकट केवल राम की माता का संकट नहीं, उन जैसी असंख्य कौशल्याओं का संकट है जिनकी संतानें प्रवासी को जीवन यापन करती है, और वे हर दिन हर रात अपने संतानों की सुरक्षा को लेकर चिंतित रहती है, अपने मंगल की कामना करती है। ये उद्देश्य हो गया। फिर अपने को आगे लिखना है निबंध का सारांश। उसी क्वेश्चन में इसका आंसर लिखना है, निबंध का सारांश, और फिर अपने को पॉइंट टू पॉइंट लिखनी है। ऐसे निबंध का सारांश लिखना है। विद्यानिवास मिश्र के निबंध मेरे राम का मुकुट भीग रहा है का सारांश निम्न बिंदुओं से स्पष्ट है। ये स्मरणीय नहीं लिखना है, निम्न बिंदुओं से स्पष्ट है, बस ये लिख के पहला पॉइंट लगाना है आपको। लेखक की मनई स्थिति, पॉइंट टू पॉइंट है ना, सारे निबंध का उद्देश्य लिख देना है। लेखक की मनई स्थिति, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध का प्रारंभ लेखक की उदासी से होता है। जब वह अपनी उदासी का कारण नहीं जान पाता है तो
अवसादग्रस्त हो जाता है और अनुभव करने लगता है कि कभी तो बड़ी से बड़ी परेशानियां विचलित नहीं करती और कभी सामान्य सी घटना मन को बेचैन कर देती है। इसी प्रकार की एक सामान्य घटना ने लेखक को उस समय उद्विग्न कर दिया जब घर आई मेहमान लड़की कृष्णा लेखक के मित्र और एक चिरंजीवी के साथ रात 9 बजे संगीत के कार्यक्रम में भाग लेने जाती है। रात 11 बजे तक घर नहीं लौटती है तो लेखक चिंतित हो उठता है। वह अपराध बोध से ग्रस्त हो जाता है और आजकल की अराजक स्थिति में मुझे पराई लड़की को इस प्रकार नहीं भेजना चाहिए था, और भेजना था तो कोई व्यवस्था करनी चाहिए थी। इसी बीच जब वर्षा होने लगती है तो लेखक बरामदे में कुर्सी डालकर उनकी प्रतीक्षा करने लगता है। पोर्ट एक कंप्लीट हो गया। इसी बीच देखो दूसरा पोर्ट लगाना है आपको। ये आगे की ओर रामायण अपने को नहीं लिखनी है, 2 पोर्ट लगा के लिखना है। लोकगीत का स्मरण। लेखक के मन में सहसा भोजपुरी का एक ग्राम्य गीत उभरता है जिसे कभी उसने बचपन में दादी नानी को गाते हुए सुना था। गीत का भावार्थ है कि वन में रह रहे मेरे राम का मुकुट भीग रहा होगा, मेरे लक्ष्मण का दुपट्टा भीग रहा होगा, मेरी सीता की मांग का सिंदूर भीग रहा होगा, मेरे राम घर लौट आते। मोरे राम के भीजे मुकुटवा, लक्ष्मण के पटुकवा, मोरी सीता के भीजे से नुरवा, तो राम घर लौट ही, हे राम तुम घर आ जाओ। गीत के स्मरण के साथ लेखक को अपना बचपन याद आ जाता है। लेखक के मन से बाहर रहने पर उसकी दादी नानी इस गीत को विह्वल होकर गाती थी और घर लौटने पर कहती थी कि मेरे लाल को कैसा वनवास मिला था। किसको कहती थी? विद्यानिवास मिश्र को उसकी दादी या नानी कहती थी। तब लेखक को भले ही इस गीत का दर्द स्पर्श न कर पाया हो, किंतु आज ढलती रात में बच्चों की प्रतीक्षा करते समय गीत का दर्द उभर आया और सोचने लगता है कि आने वाली पीढ़ी पिछली पीढ़ी की ममता को नहीं समझ पा रही है। वह नहीं समझ पा रही है कि पिछली पीढ़ी अपनी संतान के संभावित संकट की कल्पना मात्र से कितना भयभीत हो जाती है। समय पर बच्चों के घर न लौटने के कारण लेखक भी भयभीत हो उठता है और उसे राम की माता कौशल्या का स्मरण हो आता है। उनके दर्द का स्मरण होता है। फिर उन्हीं के आलोक में माँ के रूप में विराजमान करोड़ों करोड़ों कौशल्याओं का स्मरण हो आता है जिनके राम प्रवासी का जीवन जी रहे हैं। ये सारा मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में समझा दिया था। मुझे नहीं लगता कि आपको और समझाने की ज़रूरत है। जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो पीछे वाले वीडियो को समझ लेना। यहाँ पर फिर आएगा बेटा, यहाँ पर देख लेना, फी पर नहीं, यहाँ छपाई में ही मिसप्रिंट हो चुकी है तो आप इसको ध्यान रखना। अगला बिंदु लिखना है अपने को 3 लगाकर कौशल्या की चिंता। गीत के बोल में माता कौशल्या को पहले चिंता राम के मुकुट की है। अब यही बात आ जाती है। अब आपने जैसे देखा होगा टीवी वगैरह में रामायण देखी होगी, रामलीला देखी होगी, तो देखा होगा कि राम जो वनवास में जाते हैं तो एक मुनि के वेश में जाते हैं। तो जरा क्या आपने कभी मुनि को मुकुट में देखा है? टीवी वगैरह में साक्षात तो खैर नहीं देखते अपन। तो मुनि तो साधारण वेश में होते हैं, जैसा कि पहनते हैं, मुकुट नहीं रहता। लेकिन वनवास में भी देखो कौशल्या को मुकुट की चिंता होती है। अब ये मुकुट किसका रूप है? जो अपन ने पिछली कक्षा में उत्कर्ष पढ़ा था, राम के उत्कर्ष की कल्पना न भीगी, वो उत्कर्ष की कल्पना है ना, यहाँ मुकुट का प्रतीक है। ठीक है, तो कौशल्या की चिंता। गीत के बोल में माता कौशल्या को पहली चिंता राम के मुकुट की है कि वह वन में राम के साथ भीग रहा होगा। उसमें नहीं भीगना, उसे नहीं भीगना चाहिए क्योंकि वह लोगों की आस्थाओं का प्रतीक है। निर्वासन के समय राम ने सभी राज से
प्रतीकों का परित्याग कर दिया था, किंतु उस मुकुट का परित्याग नहीं कर पाए थे जो अभिषेक की सूचना के साथ लोक मन में उनके माथे पर बंध गया था। उसे उतार पाना राम के लिए भी संभव नहीं था। वह तो जनमानस के मन में बसा था, कौशल्या के मातृत्व में बसा था। अब ये देखो मुकुट की परिभाषा दी गई है, अपन देखते हैं तो प्रत्यक्ष रूप में है ना, राम के सिर पे अपने को मुकुट जो है नहीं मिलता। जैसे वाल्मीकि के रामायण में भी अपने को पता चलता है कि जो राम है मुकुट में नहीं गए थे, लेकिन यहाँ मुकुट किसका प्रतीक है? मुकुट प्रतीक है लोकमन, लोकमन के माथे पर बंध गया, उसमें उतार पाना राम। जैसे लोग सामान्य जनता के हृदय में राम की जो छवि थी, एक आदर्श नाम की छवि थी, जनमानस में जो बसा हुआ था वह मुकुट है। ठीक है। इस कारण कौशल्या की कामना रही कि राम भीगे तो भीगे, उनका मुकुट, उनका सौभाग्य और उनका ऐश्वर्य न भीगने पाए। कौशल्या की दूसरी चिंता यह है कि राम के अंग रक्षक लक्ष्मण का दुपट्टा अर्थात उनका रक्षा कवच नहीं भीगना चाहिए। प्रहरी की सतर्कता ही भीग गई तो कोई भी अनर्थ हो सकता है। इस कारण माता कौशल्या उनके दुपट्टे के भीगने की आशंका मात्र से व्यथित हो उठती है। माता कौशल्या की तीसरी चिंता है उनकी सीता का अखंड सौभाग्य रूपी मांग का सिंदूर नहीं भीगना चाहिए। भले ही राम भीगे, लक्ष्मण भीगे, पर किसी भी स्थिति में सीता का सौभाग्य सुरक्षित रहे और सकुशल घर लौट आए। बहुत बड़ी बात कही है, ये हमने पिछले जो है कक्षा में देख ली थी। नहीं देखा तो आप देख लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। चौथा बिंदु अपने को लिखना है राम का चीर निर्वासन। लंबे समय तक राम है ना किस प्रकार वनवास में रहे। देखो, राम का निर्वासन वन से लौटने के बाद भी समाप्त नहीं होता। सीता के रूप में उनका दूसरा निर्वासन होता है। कब? जब सीता जो है सीता को दोबारा राम वनवास में भेज देते हैं पवित्रता की परीक्षा के लिए, तब की बात है ये। लोकमानस में आज भी राम वनवासी है, आज भी उनकी यात्रा जारी है, वह रुकी नहीं है। उनकी असली राजधानी जंगल में है। वनवासी राम ही जनमानस में राजा राम है। अपन देखते हैं राम का जो वनवासी रूप ही देखते हैं। अपन कब कहाँ देखते हैं कि राम ने इस प्रकार का राज्य किया, इस प्रकार की जनता के रक्षक थे? ऐसा तो अपन ने कहीं जो है तुलसीदास ने भी रामचरितमानस में जब राम जो बचपन में बड़े हुए, शिक्षा ली, वन में ही रह के शिक्षा ली थी, आश्रम में, मुनि के आश्रम में रह के शिक्षा ली थी, और उसके बाद में विवाह करके जब अयोध्या जाते हैं तो वहाँ पर थोड़े दिन रहते हैं और फिर वो वापस है ना वनवास में आ जाते हैं। तो यही तो रामचरितमानस में है। वनवास जैसे ख़त्म होता है और राम अयोध्या में वापस जाते हैं, तो राज्याभिषेक होते ही तुलसीदास ने रामचरितमानस पूरी कर दी थी। तो किस प्रकार राज किया, अयोध्या में रहकर राज किया, वो तो तुलसीदास ने रामचरितमानस में भी नहीं किया, इसका उल्लेख तो सामान्य जन के मन में आज भी राम वनवासी ही है। राजा राम के रूप में जो है अपन नहीं पढ़ते, अपने जो है मन में छवि राजा राम की नहीं, वनवासी राम की है। उनका पथ आज भी कुछ कंटकों में से भरा हुआ है जिस पर वे नंगे पांव चल रहे हैं। इसके विपरीत राजपाट संभालने वाले भरत नंदी ग्राम की कोठरी में जिलावतनी है। विद्यानिवास मिश्र का मानना है कि आज के मनुष्य की यही नीति है कि जिसे ऐश्वर्य सौंपा जाने को है उनको निर्वासन पहले ही बदा है। यानी जिसे सुख संपत्ति चाहिए उन्हें पहले कठिन परिस्थितियों से गुजरना ही पड़ता है। लोग मंगल की आकांक्षा तो करते हैं, किंतु जो उनके मंगल की कामना रखते हैं उनसे अपनी दूरी बनाए रखते हैं। ऐसे में मंगलाकांक्षियों का समूचा उत्साह जाता रहा है। ये मैंने अच्छे से पिछले वीडियो में समझा दिया था। अगला बिंदु देखो, अवध की दयनीय स्थिति। अवध की दयनीय स्थिति कब होती है? जब राम वनवास जाते हैं। निबंधकार ने राम के निर्वासन के बाद अवध की दशा का निरूपण तुलसीदास की पंक्तियों के आधार पर किया है।
कि कहाँ मंगलमय प्रभात की कल्पना थी और कहाँ अंधेरी काल रात्रि आ गई। जिसका अभिषेक होना था वही निर्वासित हो गया। फिर तो पूरी परिस्थिति ही बदल गई। घर मसान बन गया। एक दूसरे को देखने में लोगों को डर लगने लगा। ये रामचरितमानस की पंक्तियां हैं। लागते अवध भया वह भारी, मानहु काल राति अंधियारी। घोर जंतु समपुर नर नारी, डर पही एक निहारी। घर मसान परे जन जनु भूता, सुत हित मित मनहु जमे दूता। बागन बिटप बेली कुमलाही, सरित सरोवर देखी न जाही। इसका इन्होंने जो है व्याख्या की है। व्याख्या को भी देखो विस्तार से समझाया है। राम के निर्वासन से अयोध्या की स्थिति जंगल जैसी हो जाती है। स्नेह की रसधार सूख जाती है। इसके विपरीत वन का भाग्य निखर जाता है। बहुत अच्छी बात कही है। वन का भी भाग्य निखर जाता है कब? जब राम लक्ष्मण सीता जी वन में जाकर रहने लगते हैं। निबंधकार का मानना है कि उत्कर्ष की ओर उन्मुख मनुष्य की उधर्वन्मुख चेतना की यही कीमत सनातन काल से अदा की जाती रही है। इस कारण कौशल्या की चिंता स्वाभाविक है कि अब कम से कम राम का उत्कर्ष तो सुरक्षित रहे। अगला पॉइंट अपने को लिखना है सीता का निर्वासन। अयोध्या दूसरी बार तब भयावह हो जाती है जब राम के राजा होने के बाद रानी सीता का निर्वासन हो जाता है। सीता की पवित्रता के लिए राम ने एक सीता को फिर से अकेली को वनवास दिया था, उसका यहाँ उल्लेख है। सीता का निर्वासन राम का दूसरा निर्वासन है। इस निर्वासन में वन्य पशुओं से घिरी सीता का मुख्य संकट है कि प्रसव की स्थिति में इस विजन प्रदेश में कौन सहारा देगा। प्रसव होता है जब माँ है ना बच्चों को जन्म देती है, उस समय को प्रसव की जो है नाम दिया जाता है। तो उस प्रसव की स्थिति में इस विजन बिना जन के प्रदेश में कौन सहारा देगा। सीता को स्वयं अपना सहारा बनना पड़ता है। सूखी लकड़ी जलाकर उसके प्रकाश में अपने जुड़वा बेटों का मुंह देखना पड़ता है। हर स्थिति में भी सीता का सौभाग्य अखंडित है, जो मुकुटधारी राम को पीड़ा देता है। यहाँ पर भी देखो मुकुटधारी राम अयोध्या में बैठे हुए राज कर रहे हैं और सीता है न अपने गर्भावस्था में है न वन में अकेली रहती है। तो उस समय है न राम, यद्यपि राम राजा है इस समय, लेकिन राम को है न सीता की यह अवस्था पीड़ा देती रहती है। भावभूति के शब्दों में पहचान की बस एक निशानी बची रहती है। उससे जड़े हुए हीरो की चमक जो बहुत कठोर और निर्मम है। उनके बोझ से राम का मुकुट इतना भारी हो जाता है कि वह उनको संभाले नहीं संभलता। किसके बोझ से? वैसे तो देखो हीरो की चमक में इतना बोझ नहीं होता, लेकिन यहाँ पर ये मुकुट कब भारी लगता है? जब सीता है न गर्भावस्था में वन में अकेली रहती है। उनके बोझ से राम का मुकुट इतना भारी हो जाता है कि वह उनके संभाले नहीं संभलता। जब राम का मन उसके बोझ के कारण लिए गए निर्णय से कराह उठता है, तो सीता की मांग का सिहर और भी अधिक दमके उठता है। राम को वेदना होती है कि यद्यपि मैं आज न राजा हूँ, लेकिन मेरी सीता वन में है। तो यह दर्द उन्हें जो उठता है, तब सीता की मांग का सिंदूर होना चाहिए, सिंदूर और अधिक दमक उठता है। ठीक है, ये सीता का वनवास है। सीता का निर्वासन की स्थिति का चित्रण विद्यानिवास मिश्र ने किया है। अगला बिंदु लिखना है बच्चों का घर पहुंचना। मूल विषय तो ये आया है ना निबंध का। जब उसके बच्चे घर पहुंचते हैं तो क्या देखो, लंबी प्रतीक्षा के बाद जब बच्चे 4 बजे घर लौट आए तो लेखक ने बस इतना कहा कि तुम लोगों को इसका क्या अंदाज़ा होगा कि हम कितने परेशान रहे हैं। लेखक की चिंता खत्म हुई कि अपने बच्चे घर पहुंच आए, बारिश से नहीं संगीत से भीग कर आए हैं। लेकिन दादी नानी के गीतों में राम, लखन और सीता अभी भी वन में भीग रहे हैं।
लेखक को लगता है कि उसके राम भीगते जा रहे हैं और बादल है कि रुकने का नाम नहीं लेते। कभी उनके मन में भाव जागृत होता है कि राम कब से हमारे हो गए। किसके मन में? लेखक के मन में, जिसकी बुनावट पहचान में नहीं आती, जिनके व्यक्तित्व के ताने बाने तार तार होकर अलग हो गए हैं। भला ऐसे व्यक्ति के राम कैसे हो सकते हैं कि तुम राम को अपना कह रहे हो? वैसे ही मन हजार टुकड़ों में बटा हुआ है। इस कारण प्रतीत नहीं होता कि मैं किसी का हूँ और कोई मेरा है, अपना है। लेखक सोचता है कि विचित्र से अपनेपन में अकारण किसी के लिए चिंता होती है, तो क्या यह चिंता पराये के लिए होती है? क्या उससे अपना कोई संबंध नहीं है? तो फिर क्या राम अपनेपन में ही अपनाने के लिए हाथ बढ़ाते आए हैं। राम से अपनत्व। लेखक राम से रिश्ता बनाना चाहता है, पर रिश्ता बना नहीं पाते हैं। अपनी व्यवस्था है कि उसके पास वह हृदय नहीं है जिसमें उसके राम समा सके। अपने स्वजनों के प्रति प्रेम, उनके आसन्न संकट की कल्पना मात्र से राम के निर्वासन का जो ध्यान आ जाता है, उससे अधिक एक पढ़ी लिखी लड़की के एक रात कुछ देर से घर लौटने का अकारण चिंता हो जाती है। उस लड़की में लेखक सीता का अन्वेषण कर उसके अनुमानित संकट का भवन माता कौशल्या की भावभूमि पर करने लगता है। तब उसे अपने राम के मुकुट के भीगने का पहवार समझ में आ जाता है। लेखक की उदासीनता का अंत किस प्रकार होता है, देखते हैं। निबंधकार पूरी रात भावनाओं में डूबता उतरता रहा और सवेरा हो गया। उसके कानों में एक बार फिर दादी नानी द्वारा चक्की पर गाए जाने वाले गीत, लोक गीत के बोल की मेरे राम का भिजे मुकुटवा गूंजने लगता है। पर थोड़ी ही देर में जब लेखक व्यवहारिक जीवन से टकराता है तो उसे नीरसता घेर लेती है। उसकी उदासी बरसना चाहती है, पर बरसे कहाँ, और बरसे तो किस दिशा में बरसे। लेखक इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि जिस दिशा से बरसने का भाव आ रहा है उसी दिशा में बढ़ने की आवश्यकता है। यह दिशा ममता और अनुराग की दिशा है। अब ये ममता और अनुराग, चिरंजीवी और उस मित्र की लड़की के प्रति ममता और अनुराग की दिशा, कौशल्या की भाव की दिशा, मानवीय संवेदना की दिशा, इसी दिशा में आगे बढ़कर कोई भी राम के मुकुट का महत्व और उसके भीगने के दर्द को समझ सकता है। अंत में है ये देखो निबंध का प्रतिवाद, यानी निबंध का जो मूल उद्देश्य है। वैसे अपने को यहाँ तक ही लिखना है। ये निबंध का प्रतिपाद तो पूरा है, अगर आप लिखना चाहो तो आप अपने हिसाब से इसमें लिख लेना, क्योंकि ये निबंध का सारांश है। ठीक है, ये आपको एग्जाम में नहीं लिखना है। ये तो मैं आपको ऐसे देखो, पहला बिंदु है लेखक के मित्र के साथ घर आई अतिथि लड़की कृष्णा का लेखक के चिरंजीवी के साथ संगीत के कार्यक्रम में जाना तथा देर रात तक घर न लौटना। दूसरा बिंदु लोकगीत जिसे लेखक ने बचपन में अपने दादी नानी से सुना था, जिसमें माता कौशल्या इस आशंका से विह्वल हो जाती है कि न जाने मेरे बच्चे इस बारिश में किस पेड़ के नीचे भीग रहे होंगे। तीसरा बिंदु आज की अराजक की स्थिति जिसमें सुरक्षा का भारी संकट है। इन तीनों बिंदुओं को लेकर लेखक ने जिस अध्याय निबंध का कलेवर निर्मित किया, उसके मूल में लेखक की अपनी निजी पीड़ा है। निजी पीड़ा ललित निबंध की विशेषता है भावात्मक, भावशीलता। अब देखो भाव पीड़ा है, जहाँ भाव आ जाएंगे, जिसका भावना वह अपनी संवेदनशीलता के कारण करता है। यहाँ जिसका भावन आएगा बेटा, भावना नहीं भावन, भावना नहीं भोगना। संवेदनशीलता से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से जुड़कर अपनत्व का अनुभव करता है, एक दूसरे के सुख दुख में भागीदार बनता है।
किसी के कष्ट में चुरने के लिए विवश हो जाता है। लेखक अनुभव करता है कि अपनी व्यस्तताओं और उलझनों के कारण आज का मनुष्य दिन प्रतिदिन संवेदन शून्य होता जा रहा है। यह स्थिति व्यक्ति और समाज दोनों के लिए घातक है। कौन सी स्थिति व्यक्ति और समाज दोनों के लिए घातक है? दिन प्रतिदिन संवेदना शून्य होता जाना, यानी एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य के प्रति संवेदनाहीन होना। व्यक्ति की इस स्थिति से बचाने के लिए ही लेखक ने इस निबंध में मानवीय संवेदनाओं को जगाने का उपक्रम किया है। गहरी मानवीय संवेदना के ही कारण लेखक महानगरीय वातावरण में पली एक उच्च शिक्षा प्राप्त मेहमान लड़की के रात देर से घर लौटने पर अकारण चिंतित हो उठता है और कौशल्या भाव से उसके मंगल की कामना करती है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध में विद्यानिवास मिश्र ने प्रतिपादित किया है कि मानवीय संवेदना को उभार कर ही इस स्थिति से निजता मिल सकती है। मानवीय संवेदना को उभारने में लोकगीतों की महत्वपूर्ण भूमिका है। नगरीय जीवन के बियाबान में उबे किसी मन को उसी के छींटों से कुछ राहत मिल सकती है। उसी से कौशल्या भाव जागकर अपने संतति एवं संतति रूप में विराजमान पूरे मानव समुदाय की पीड़ा का भावन कर उसके उत्कर्ष की चिंता कर सकता है। यही चिंता मनुष्य को एक दूसरे से जोड़कर नेह के बंधन में बंधने में सक्षम है। इसी से व्यक्ति और समाज दोनों का कल्याण हो सकता है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध में लेखक का यही अभिधेय रहा है और यही निबंध का प्रतिपाद्य रहा है। यह आपके उस क्वेश्चन का उत्तर है। चाहे तो आप निबंध का प्रतिपाद या निबंध में क्या बताना चाहता है, ये प्रतिपाद शब्द का अर्थ हो गया क्या बताना चाहता है, क्या प्रतिपादित करना चाहता है। यह आप उस क्वेश्चन के आंसर में चाहे नहीं लिखो तो बहुत अच्छी बात है। ये मैंने आपको फिर बता दिया है कि आपको एक बार फिर ये शॉर्ट रूप में निबंध का सारांश समझ में आ जाए। बिंदुवार दे रखा है इसमें कि ये 3 बिंदुओं को किस प्रकार बताया है। बाकी उस क्वेश्चन का आंसर आपको यहीं तक लिखना है। कौन सा? जो 9वां पॉइंट है, लेखक की उदासीनता का अंत, यहाँ तक ये इसका उत्तर ठीक है। इस कक्षा में इतना ही, फिर अपन कोई दूसरा निबंध लेकर आते हैं। धन्यवाद।